हेलो एवरीवन, दिस इज़ आबो स्नेही और आज हम 30 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम करंट अफेयर्स को पढ़कर हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। एक्सपेक्ट टैरिफ हाइक्स एफटीए पुश इन न्यू ट्रम्प एरा। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये केनेथ जेस्टर ने दी है, जो पहले यूएस के एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर। एंड उन्होंने बोला है क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदलने वाली है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनका जो सेकंड टर्म है वो अगले साल 2025 की जनवरी से चालू हो जाएगा। तो इंडिया को क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, इस पे कल एक मैंने आर्टिकल डिस्कस भी करा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ एक बार लास्ट का जो वो आर्टिकल था उसको जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो। एनीवे, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये एम्बेसडर है वो बता रहे हैं कि सेकंड टर्म में मल्टीपल चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा सकती है। एक तो टैरिफ जो है वो बढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि यूएस और इंडिया का ट्रेड काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि हम यूएस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और यूएस से इंपोर्ट कम करते हैं। तो मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे आप यूएस के साथ, तो ये हमारा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए ये जो ट्रेड है ये पॉजिटिव है, लेकिन यूएस के पर्सपेक्टिव से वो इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, क्योंकि वो इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंडिया को इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पसंद नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वो क्या करेंगे, जो भी चीज़ें इंडिया से यूएस के अंदर आती हैं उन पे हाई टैक्सेस और टैरिफ लगा सकते हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, इंडिया और यूएस बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करें। एंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंट अग्रीमेंट्स तो हैं, बट एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जहाँ पे ये बोला जाएगा कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा फेवर करेगी, और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस कम से कम लगाएगी, या फिर कुछ केसेस में तो वो ज़ीरो भी हो जाता है टैक्स। सो इन दोनों चीज़ों पर जो इंडिया और यूएस है उनके बीच में डिस्कशंस होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म आएगी, ये पर्टिकुलर बोल रहे हैं। फाइन। कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम्स रहेगी, जैसे हाई टैरिफ एक इशू रहेगा, जहाँ पे यूएस, अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं या उसमें और डिले होता है, तो जब तक कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं होगा, यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ और टैक्सेस लगा देंगे। देन मार्केट एक्सेस इन एरिया सच एज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस टू इंडिया। देखो क्या है कि इंडिया के अंदर ही जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं, हम नहीं चाहते इन जनरल कि इन फार्मर्स को इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स से कम्पीट करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे फार्मर्स हैं वो ल्यूक्रेटिव या फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है। सो अगर हम इंटरनेशनल कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यूएस, स्पेशली अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहेंगे कि यूएस के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो इंडिया के अंदर आए, और हिस्टोरिकली इंडिया ने इस चीज़ से अग्री नहीं करा है। तो डेफिनेटली ये एक टाइस के अंदर इरिटेंट रहेगा, ये पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट रह सकता है। ठीक है। और डिफरेंसेस ओवर ईरान पॉलिसी। अब एक्चुअली क्या है, इंडिया, ये पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब तब तक इंडिया ईरान से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन क्योंकि ईरान जो है वो यूएस का बहुत बड़ा एनिमी है, एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बट द थिंग इज़ कि यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इंडिया को फोर्स करा कि हम ईरान का ऑयल ना खरीदें, और ये बात है 2018 2017 के अराउंड की। तो इंडिया ने अग्री कर लिया और फिर हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना क्या करा, रोक दिया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चालू हुई उससे। क्योंकि इससे क्या होता है, इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल आता है, अगर हमारे सोर्सेज डाइवर्स हैं, तो जिस प्राइस पे आप पेट्रोल डीजल खरीदते हो वो प्राइस थोड़ी कम रहती है। जैसे ही हमारे सोर्स लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब ईरान का ऑप्शन खत्म हो गया, तो बाकी जो लोग हमें ऑयल बेचेंगे वो अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं अब, क्योंकि उनको पता है ये ईरान के पास तो जाएंगे नहीं अब ऑयल खरीदने। तो इससे क्या है, जो एक्सपेंसेस क्रूड ऑयल के बढ़ जाते हैं इंडिया के लिए, और ऐसा हुआ भी, हमने देखा 2018 के बाद से जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ गए थे ऑयल के। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस करी थी लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी में थे। एंड यूएस ने इंडिया की जीएसपी स्टेटस भी ले लिया था। जीएसपी स्टेटस में क्या है, एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था ये, जिसमें यूएस, जो भी इंडियंस अपना प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, उस पर जो यूएस है ना, जो इम्पोर्ट टैक्स लगाता था वो काफ़ी कम था। और ये कम क्यों था, क्योंकि इंडिया को जीएसपी स्कीम के अंडर यूएस ने डाल रखा था। लेकिन क्या करा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो जीएसपी स्कीम से इंडिया को निकाल दिया, और हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट यूएस के अंदर होता था, जो यूएस इंडिया से इंपोर्ट करता था चीज़ों, उन पे जो टैक्स है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो उससे हमने देखा कि हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें भी वो ग्रोथ नहीं आ पाई
जो हम सोच रहे थे कि आएगी। सो द थिंग इज़ कि जब डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी आएगी अगले साल, तो बहुत सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर बहुत सारे ऐसे कन्वर्जेंस पॉइंट्स भी होंगे, जैसे जब हम एफटीए साइन करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव मूव होगा। इंटरनेशनल इश्यूज़ में मल्टीपोलर इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्वाड हो गया, चाइना का चैलेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, यहाँ पे यूएस और इंडिया दोनों साथ में काम करते हुए आपको देखने को भी मिलेंगे। सो मतलब हर प्रेसिडेंसी की कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ अच्छी बातें नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन करा है द हिंदू ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, स्पेशली कोलकाता में। तो हमें अब इतना स्पेसिफिक तो नहीं जाना, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो जीएस वन सोसाइटी में जो वल्नरेबल सेक्शन है या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनका मेंशन है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टेक्निकली वल्नरेबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली वो मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। फाइन। तो यहाँ पे भी रिसेंटली क्या हुआ है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने जो कोलकाता में अभी फ़िलहाल रहती है, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट कराया। अब ये कोई न्यूज़ नहीं है यूपीएससी के लिए, बट इसके कारण एंग्लो इंडियन कम्युनिटी न्यूज़ के अंदर आ जाती है, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये लोग हैं कौन। इंडिया का आर्टिकल 366 एंड सब क्लॉज 2, ये आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर आर्टिकल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये डिफाइन करता है एंग्लो इंडियन को। ठीक है, अब प्रीलिम्स में ना ऐसे डेफिनेशन, ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंग्लो इंडियन शब्द को डिफाइन नहीं करता, ये लिखा होगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन नहीं होती। अभी इसी लेक्चर में मैं आपसे जुडिशरी डिस्कस करूंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि डिफाइंड नहीं है। तो आपको लगेगा हाँ शायद एंग्लो इंडियन भी डिफाइंड ना हो, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एंग्लो इंडियन को डिफाइन करा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, प्रेटर्नल यूरोपियन डिसेंट बट डोमिसाइल्ड इन इंडिया। मतलब वो लोग जो कि प्रेटर्नल फादर की साइड से यूरोपियन डिसेंट के हैं, बट रहते इंडिया के अंदर है। उनका डोमिसाइल क्या है, इंडिया के। मतलब डेफिनेटली वो इंडिया में ही रहते हैं, बट उनका जो फादर लीनिएज है वो है यूरोपियन। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ डाल रखा है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन एंग्लो इंडियन की कैटेगरी में आएगा या कौन नहीं आएगा। देखो एंग्लो जो टर्म है ना वो इंग्लिश से आता है। वो कहाँ से आता है, इंग्लिश से। बट क्या है, इंडिया में जब ब्रिटिश राज था तब सिर्फ ब्रिटिश राज नहीं था, तब बहुत सारे पोर्चुगीज, फ्रेंच, इनफैक्ट कुछ हद तक स्पेनिश, देन डच एम्पायर, देन डैनिश लोग, डेन्स, बहुत सारे लोगों ने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे कॉलोनीज खोली थी। सो दैट इज़ वाई ये जितने भी यूरोपियंस हैं इन सबको ही एंग्लो इंडियंस के टर्मिनोलॉजी में डाल दिया जाता है, इवन दो एंग्लो का मतलब टेक्निकली इंग्लिश से है। तो टेक्निकली तो ये सिर्फ ब्रिटिश या फिर जो इंग्लिश ओरिजिन वाले लोग हैं उनसे एसोसिएटेड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एंग्लो का मतलब इन सारे यूरोपियन से है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो जो फादर, सपोज कोई एक इंसान है, आपको कैसा पता चलेगा कि ये एंग्लो इंडियन है या नहीं। देखो इस इंसान की जो मदर है वो इंडियन हो सकती है, या वो यूरोपियन हो सकती है, या वो अमेरिकन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर उसके फादर यूरोपियन डिसेंट के हैं तो ये इंसान, और अगर ये इंडिया में रहता है और इंडिया का रेजिडेंट है, ये दोनों कंडीशन जब मीट हो जाती है तब ये जो इंसान है ये क्या हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। तो सपोज कोई इंसान है जिसके फादर अमेरिकन सिटीजन थे, तो क्या वो एंग्लो इंडियन होगा? नो, क्योंकि अमेरिका यूरोप में नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ वही लोग जो कि यूरोपियन, जिनके फादर्स यूरोपियन डिसेंट के हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियन काउंट करा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई अर्जेंटीना से है, कोई ब्राज़ील से है, कोई मैक्सिको से है, कोई कनाडा से है, इनमें से कोई भी यूरोपियन नहीं है। तो अगर किसी के फादर उस पर्टिकुलर लीनिएज से बिलॉन्ग करते हैं तो वो एंग्लो इंडियन में काउंट नहीं होंगे। एंग्लो इंडियन वो होंगे जो कि यूरोपियन जिनके फादर्स हैं। अब उनकी मदर इंडियन हो सकती है या वो किसी और डिसेंट से हो सकती है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जो एंग्लो इंडियन की लीनिएज है ये फादर या पैटर्नल से डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मिक्स्ड डिसेंट यूजुअली होते हैं, यूरोपियन फादर यूजुअली होती है और इंडियन मदर इन जनरल हमें देखने को मिलता है, इन जनरल। फाइन, देन ऑब्वियसली जब एंग्लो इंडियन है तो जो एक साइड इंडियन होना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मदर है, मदर के खुद फादर वाइट हो और उनकी मदर इंडियन हो, ऐसे भी पॉसिबल है। तो मदर टेक्निकली इंडियन नहीं हुई, राइट, बट क्योंकि उनके अंदर इंडियन ओरिजिन है एक तरह से, तो वो भी एंग्लो इंडियन में काउंट हो सकते हैं। तो मेनली पैटर्नल अंडरस्टैंडिंग ही आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन है जो कि एंग्लो इंडियन में काउंट नहीं होंगे? जो इंडियन फादर और यूरोपियन मदर, ये एंग्लो इंडियन काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ फादर से डिफाइन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और यूरोपियन डिसेंट ना हो
तो वो भी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्लीटली इंडियन है तो वो एंग्लो इंडियन नहीं काउंट होगा। कोई अमेरिकन है तो वो एंग्लो इंडियन काउंट नहीं होगा क्योंकि वो यूरोपियन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 2300 एंग्लो इंडियंस ही हैं सिर्फ। लेकिन जब ये सेंसस की रिपोर्ट रिलीज हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये नंबर बहुत कम है। रियलिटी में इससे बहुत ज़्यादा एंग्लो इंडियंस इंडिया में रहते हैं, बट सेंसस के अकॉर्डिंग 2300 के अराउंड ही जो एंग्लो इंडियंस है इंडिया के अंदर रहते हैं। और यूजुअली क्या है कि हमने देखा है कि एंग्लो इंडियन की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, और मेनली वो एमिग्रेशन के कारण है। एमिग्रेशन मतलब जब कोई इंडिया से माइग्रेट करके कहीं और रहने चले जाए, तो इसके कारण जो एंग्लो इंडियंस हैं उनकी पॉपुलेशन इंडिया में डिक्लाइन हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन अब क्या है कि 2020 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। देखो, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि एंग्लो इंडियन का जो नंबर है वो बहुत कम है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये सोचा गया कि क्यों ना हम एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में, सेंटर वाली जो लोकसभा है और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, क्यों ना हम वहाँ पे एंग्लो इंडियंस को कुछ सीट्स में रिजर्वेशन दें, क्योंकि उनका नंबर बहुत ही कम है। और क्योंकि आप समझ सकते हो कि उनकी रेस थोड़ी सी मिक्स्ड है, दे आर मिक्स्ड रेस। थोड़ी से इंडियन है वो, और बचा हुआ उनका जो पोर्शन है वो यूरोपियन है। तो हो सकता है इस मिक्स्ड रेस के कारण लोग उनको वोट ना दें, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन शायद उनको फेस करना पड़े। इसलिए उनके लिए लोकसभा में 2 सीट्स रिजर्व थी, और डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1 सीट रिजर्व थी। सारी नहीं, बट कुछ ज़्यादातर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वहाँ पे 1 सीट फिक्स थी, और लोकसभा में 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व थी। ठीक है, ऐसा था। और आर्टिकल 331, 333, 334 ने ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था। अब ये आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन 2020 के अंदर क्या होता है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। मतलब ये एक ऐसा एक्ट था जिसने 104th टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, और इसमें जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन थी उसका मेंशन नहीं है, या उसको हटा दिया गया एक तरह से। तो अब लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियंस की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगर कोई इलेक्शन जीत के आ जाए तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है, बट कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट अब अवेलेबल नहीं है एंग्लो इंडियंस के लिए। तो क्योंकि ये न्यूज़ में था, ये थोड़ा बैकग्राउंड बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक एडिटोरियल है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी को भी समझाया है इन्होंने बहुत ही अच्छे से। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिटीजन्स की राइट्स क्या है, और फिर यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ पे आता है। तो ये काफ़ी अच्छे से लिंक करके ये एडिटोरियल यहाँ पे बनाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। देखो, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 2 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं। एक बिल है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, एक बिल है जिसका नंबर है 129। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट बिल है इसका नंबर ये 129 है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा ना, तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जब कोई बिल पास होता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो जब ये बिल पास हो जाएगा अगर, तब आप इसको 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोलोगे, तब आप इसको बोलोगे 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल आए हैं जो पास नहीं हुए। तो सपोज एक बिल आया जिसका नंबर था 1, फिर उसके बाद दूसरा बिल आया जिसका नंबर था 2, फिर थर्ड बिल आया जिसका नंबर था 3। पहला बिल पास नहीं हुआ, दूसरा बिल पास नहीं हुआ, और ये थर्ड बिल जो है ये पास होता है। ठीक है, ये पास होके अब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो कहने को तो ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, लेकिन ये एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से नंबर का है, पहला, क्योंकि ये पहला ऐसा बिल है जो कि एक्ट बना, फाइन, जो कि पास हुआ। तो ये पहला, इसको आप बोलोगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन टेक्निकली ये थर्ड अमेंडमेंट बिल था। तो वैसे ही जो अभी ये बिल है इसका नंबर है 129, लेकिन अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सक्सेसफुली 106 अमेंडमेंट ही पास हुए हैं, जबकि बिल जो है वो 128 या अब तो 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन पास अब तक सिर्फ 106 ही हुए हैं। और अगर ये 129th अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तब ये 107th अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या किया है, 2 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं। एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का, जिससे जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको लोकसभा के इलेक्शन साइकिल के साथ सिंक करा जाएगा, अलाइन करा जाएगा। दूसरा बिल है यूनियन टेरिटरीज को अमेंडमेंट करने का, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है
यूनियन टेरिटरीज का नाम ही है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र मतलब सेंटर। यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज हैं जो कि सेंटर के अंदर ही है। तो आप खुद देखो, जो चीज़ सेंटर के खुद के अंदर आती है उसमें बदलाव करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि वो तो खुद के अंदर आती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर बदल रहे हो। जैसे यहाँ पे जो 28 स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स सेंटर गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। ठीक है, स्टेट जो है इंडिया में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। इसलिए स्टेट्स की जो इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी साइकिल को लोकसभा के साथ सिंक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी में ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को सेंटर के लोकसभा के साथ लिंक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इनका ज़्यादातर पोर्शन सेंटर के अंदर ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो ये 2 बिल इंट्रोड्यूस करें। एक बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को वो सिंक करेंगे, और दूसरा है यूनियन टेरिटरी का अलग से एक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। उसमें वो यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करेंगे, सिंक करेंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्टेट्स के लिए पास होगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 ए इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अभी 82 तो है, लेकिन अब 82 ए इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अगर ये बिल पास होता है तो, नहीं होता तो नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है इस बिल के अकॉर्डिंग। फाइन, ये एम्बिशियस रिफॉर्म्स है ऑब्वियसली। ये जो स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्शंस हैं उनको सिंक्रनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा के टेन्योर के साथ। तो लोकसभा का अभी इसी साल इलेक्शन हुआ है, अगले साल 29 में इलेक्शन होगा, उसके बाद 34 में इलेक्शन होगा। तो ये चाहते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं और ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सबका भी इलेक्शन चॉइस में हो, फिर जाके 29 में हो, और फिर जाके 34 में हो। जो बीच में साल है यहाँ पे कोई इलेक्शन ना हो। लेकिन रियलिटी में हमें क्या पता है कि अभी क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, और बीच वाले ये जो साल रहेंगे इनमें बहुत सारे स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस होते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो साइकिल है वो हमारे लोकसभा के साथ सिंक में नहीं है। ठीक है, तो जैसे 23 में कोई स्टेट का इलेक्शन हुआ, अब वो 5 साल पूरे करेगा 28 में जाके, तो उसका इलेक्शन 28 में होगा, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन 29 में हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाएगी कि ये जो साइकिल है स्टेट की 5 साल की, उसको लोकसभा की 5 साल की साइकिल के साथ सिंक करा जाए। अब इसमें दो चीज़ें होंगी। ठीक है, दो चीज़ें क्या होगी कि अब मान लेते हैं कोई स्टेट है जिसका इलेक्शन 2026 में होता है। ठीक है, वैसे तो ये जो प्रोविज़न है ये माना जाएगा कि 2034 से ही आएगा, तो चलो यहीं से बात करते हैं कि सपोज़ एक इलेक्शन है स्टेट का जो कि 26 में हुआ, अब उसका इलेक्शन कब होगा, 5 साल बाद, मतलब 31। तो ये 5 साल के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट बन गई। अब 31 में इलेक्शन होगा, अभी 31 तक ये जो पर्टिकुलर स्टेट है ये कब तक चलना चाहिए, 36 तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस स्टेट गवर्नमेंट को ये 34 तक ही रोक देंगे, 2034 तक ही रोक देंगे, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ 3 साल तक चलेगी, और उसके बाद 34 में इलेक्शन हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के भी और लोकसभा के भी, सेंटर की पार्लियामेंट के भी। तो यहाँ पे इस तरह से सिंक करा जाएगा। और एक और प्रोविजन ये है कि सपोज 34 के बाद जब सारे स्टेट्स और लोकसभा एक सिंक में आ जाएं, और फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है स्टेट के अंदर, मान लेते हैं सरकार बदल गई, और बहुत सारे हमें पता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो पार्टी बदलते रहते हैं, तो ऐसे कर करके कोई सरकार गिर गई, और मान लेते 34 में इलेक्शन हुआ था स्टेट का, और 36 आते आते ही स्टेट के अंदर अब कोई सरकार ही नहीं है, या फिर मान लेते हैं स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। सो तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तब होगा ये कि 36 में इलेक्शन कराए जाएंगे, और क्योंकि 34 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अब इलेक्शन कब होने हैं, 39। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 36 में इलेक्शन कराए जाएंगे स्टेट के, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो सिर्फ 39 तक ही चलेगी, फिर 39 में फिर से स्टेट के नए इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट का टेन्योर है गवर्नमेंट का, वो भी सिर्फ 3 साल का ही रहेगा। तो इस तरह से मैनेज करके बार बार स्टेट का जो टेन्योर है उसको छोटा करके उसको लोकसभा के इलेक्शन के साथ सिंक करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और लोकसभा और स्टेट असेंबली अगर पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो सिर्फ बचा हुआ जो रिमाइंडर टर्म है उन्हीं तक वो चलेंगे। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कोई स्टेट गवर्नमेंट 36 में अगर इलेक्ट हुई तो वो 41 तक चलेगी, नहीं, वो चलेगी 39 तक, क्योंकि लोकसभा का भी टर्म 39 तक ही होना है। ठीक है, इस बिल के अंदर आर्टिकल 83, 172 और 327 को भी बदला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या हो रही है। पहली बात तो आर्टिकल 82 ए, ये नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा जा रहा है।
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, 3 आर्टिकल 83, 172 एंड 327, इनमें 327, ठीक है, ये ऑलरेडी आर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, बस इनमें बदलाव होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो नया आर्टिकल आना, दूसरी चीज़ जो ऑलरेडी आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर बदलाव करना। तो ये आई विल रिकमेंड, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आपको बहुत सारे जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं सेंटर और स्टेट के, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है इन चारों आर्टिकल का नाम, कि कौन सा नया आर्टिकल है और कौन से वो 3 आर्टिकल है जिसमें चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बिल में एक टर्म लिखा है अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट मतलब कि जैसे ये जो साल है ना, जैसे 34 में अब इलेक्शन होगा, तो 34 अपॉइंटेड डेट जैसे काउंट हो जाएगी। तो कोई इलेक्शन है स्टेट का जो 36 में होना था, अब वो 36 में नहीं होगा, या तो वो 34 में होगा या फिर उसके बाद होगा। लेकिन मान लेते हैं 34 में इलेक्शन हो गया और कोई स्टेट गवर्नमेंट गिर गई 36 में, तो उसका इलेक्शन 36 में होगा। लेकिन वो जो नई इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है वो कब तक चलेगी, 39 तक। 39 तक ही क्यों चलेगी, क्योंकि 34 को हमने अपॉइंटेड डेट मान लिया, और जो भी हमने अपॉइंटमेंट डेट मान लिया उसके 5 साल तक ही कोई सरकार उस पीरियड के अंदर ही उतना ही चलेगी। तो ये अपॉइंटेड डेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दूसरा बिल है जो कि यूनियन टेरिटरीज को अमेंड करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल है इसका एम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आए, जो इलेक्शन फटीग है वो कम हो। देखो जो पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, वो सारे इलेक्शन लड़ती हैं। तो उन्होंने मान लेते 2024 में सेंटर का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। उसके बाद 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, इन चारों साल भी वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, पंजाब के, गोवा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ पे रैलीज भी करते हैं, और इलेक्शन कमीशन भी इतने टाइम तक बिजी रहता है, जो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी बिजी रहता है। और देखो जब भी इलेक्शन होता है ना, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, रिलीज करता है कि आप इतने दिनों तक कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, वो कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च नहीं कर पाएगी जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे अगर हर साल इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर साल के 2 महीने कम से कम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही लगा रहता है। तो टेक्निकली 12 महीने में से सिर्फ 10 महीने बचते हैं जब नॉर्मल फंक्शन गवर्नमेंट कर पाएगी या गवर्नेंस हो पाएगा, क्योंकि 2 महीने तो हर साल के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही निकल जाते हैं। तो इससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी अगर आपने एक ही साल में सारे इलेक्शन करा दिए तो, ठीक है। और जो इलेक्शन फटीग पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फेस करना पड़ता है, वो भी क्या होगा, मैनेज हो पाएगा। देन बहुत सारा जो पैसा लगता है बार बार इलेक्शन कराने में, वो भी बचेगा। और जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो इलेक्शन प्रोसेस को सिक्योर करती है, वो भी हर साल इधर उधर घूमती रहती है। मतलब वो कंट्री की एक्चुअल सिक्योरिटी नहीं कर पाती, उनको इलेक्शन सिक्योरिटी की ड्यूटी में ही लगाया जाता है, 5 साल तक वो वहीं बिजी रहती हैं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करा जाएगा। तो ये उसके फ़ायदे भी हैं, बट ऑब्वियसली जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो शायद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फेवर में ना हो, ठीक है। तो ये अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करने से पहले ऑथर ने क्या करा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को समझाने की कोशिश की है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिटीजन्स क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ताकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सिटीजन्स के बिहाफ पे डिसीजन ले। अगर इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, तो सारे 1.4 बिलियन लोग आपस में मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्या करा गया कि 1 लाख लोग ने बोला कि हम हमारा एक प्रतिनिधि भेजेंगे। इस 1 लाख के लोगों के ग्रुप ने बोला कि हम भी हमारा एक प्रतिनिधि भेजेंगे, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। और ये जो इंसान है ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंसान इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो सेलेक्टेड इंसान है ये आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, इंस्टेड कि 1.4 बिलियन लोग मिलके क्या करें, एक डिसीजन ले। तो इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ढंग से चले इसके लिए ज़रूरी है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है भाई, ये जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ है अगर ये सिटीजन्स का काम कर रहा है, उनको ढंग से, उनकी जो बात है उनको ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसको अगली बार चुना ही नहीं जाएगा। तो ये जो इंसान है, पॉलिटिकल इंसान है, इसके एक्शंस अकाउंटेबल हैं सिटीजन्स के लिए, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि मेजॉरिटी रूल के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी इंश्योर्ड रहे।
क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी तो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगी ना। तो माइनॉरिटीज़ भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये माइनॉरिटीज़ की भी बात क्या रखेगा? सबके सामने रखेगा। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सबकी बात सुनी जाती है एक तरह से। ऑन थ्योरी, ऑन पेपर तो ऐसा ही होता है। जो सिटीज़न्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत डाइवर्स हैं। तो इतने सारे लोग एक साथ मिलके एक डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, ठीक है? और जो सिस्टम है, उसके लिए पीरियोडिक इलेक्शन चाहिए, इन्फॉर्म्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं, जो मैंने बोला कि 1 लाख लोग बोल रहे हैं कि हम हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, लेकिन इन 1 लाख लोग में से 90,000 लोगों के पास इलेक्शन की, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। करंट गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन इनके पास है ही नहीं। तो ये कैसे सही रिप्रेजेंटेटिव भेज पाएंगे? इसलिए इन्फॉर्म्ड सिटीजन का होना बहुत ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के होने के लिए, ठीक है? और चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए, ताकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इलेक्ट होने के बाद अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें। फाइन। रिसेंटली जो प्यू रिसर्च सेंटर है, उसकी एक स्टडी ने बताया है कि बहुत सारे लोगों को वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट हो चुका है इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, क्योंकि बहुत सारा लोगों ने करप्शन देखा है और प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूट होने में बहुत ज़्यादा डिले देखे हैं। ऐसी गवर्नमेंट्स देखी हैं जो कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं और वो कुछ सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन नहीं ले पाती। तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी होना चाहते तो हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे हाईलाइट होते जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जो थे, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे इंडिया के 60s और 70s के अंदर, उन्होंने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करा था। अगेन, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करा था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि डेमोक्रेसी हटा के डिक्टेटरशिप को ले आओ। नो, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करा था, ताकि जो भी इश्यूज है डेमोक्रेसी में, उनको फिक्स करा जा सके, ठीक है? उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल वोटिंग पे हम रिलाई करते हैं, उससे एक एटमाइज्ड सोसाइटी बन जाती है। मतलब जो पूरी सोसाइटी है, वो छोटे छोटे एटम्स में बढ़ जाती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाती है, ठीक है? और इससे जो सोसाइटी है वो फ्रेगमेंट हो जाती है। फ्रेगमेंट मतलब बटी हुई। और पार्टीसन पॉलिटिक्स चलती है, और वो कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट को क्या करती है? ओवरशैडो करती है। पूरे देश के लिए क्या अच्छी बात है, वो हम भूल जाते हैं हमारे छोटे छोटे रीजनल इश्यूज पर। ये जेपी ने आर्ग्यू करा था। देन इन्होंने और जयप्रकाश नारायण ने और क्या हाईलाइट करा था उस टाइम? उन्होंने बोला कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम्पल के अंदर ये है कि सपोज एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसको लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उनका जो नंबर है वो 50% क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये पार्टी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो साथ में आई और वो कुल मिला के 51% हो गई। तो फिर इन्होंने सरकार बनानी मिलकर। तो जेपी के अकॉर्डिंग ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, क्योंकि इनमें से एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि मेजर पार्टी हो। तो अगर लोगों ने इनको ज़्यादा वोट दिए हैं, तो ये वाले लोग सरकार बना रहे हैं। तो जेपी के अकॉर्डिंग अब एक्चुअली ये डेमोक्रेसी में अलाउड है, इसका मतलब नहीं है कि ये इलीगल हो गया। डेमोक्रेसी में अलाउड है। जेपी के अकॉर्डिंग इससे जो लोग चाहते थे वो नहीं हो रहा। ये उनका पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओपिनियन था, ठीक है? और उन्होंने बोला कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जो गवर्नमेंट्स बनेगी वो अनस्टेबल और अनरिप्रेजेंटेटिव्स होगी, ठीक है? तो ये जेपी का एक क्रिटिसिज्म था जो वो बताते हैं पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, हाफ ट्रूथ्स बताती हैं, और प्रोमिसेस उनके एम्प्टी होते हैं, और साथ में वो डिवाइसिव रेटोरिक यूज करती है। मतलब सोसाइटी को चला के डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पर बांटा जाता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं, जिससे सोसाइटी का पोलराइजेशन हो और उनको और ज़्यादा वोट मिले। तो जी जयप्रकाश नारायण के कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे उस टाइम तक, ठीक है? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जो पावर है वो स्टेट या फिर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है? अब गवर्नमेंट के हाथ में ये पूरी पावर है, तो जो इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस हैं सिटीजन और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसका मतलब, अगर जो गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, तो जो सिटीजन्स हैं और जो फाइनल गवर्नमेंट है, उनके बीच में बैलेंस नहीं रहा। क्योंकि आप फिर से सुनो और फिर से सोचो कि ये डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर कैसा बना है कि सिटीजन्स जो हैं, उन्हीं को आपस में वैसे तो डिसीजन लेना चाहिए, बट उनका नंबर इतना ज़्यादा है कि वो नहीं ले पाएंगे कोई डिसीजन। तो उन्होंने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं जो कि मिलकर डिसीजन लेंगे, और इन्हीं को आप गवर्नमेंट बोलते हो। तो टेक्निकली जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या है? वो सिटीजन्स का काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये क्या हो गए? सिविल सर्वेंट्स हो गए। जो हमने इलेक्ट करा है लोगों को, वो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं।
ताकि वो हमारा काम कर पाए जो हम नहीं कर पा रहे। या तो हम बिजी हैं हमारी लाइफ में, या फिर ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 141 करोड़ लोग मिलके कोई डिसीजन ले। तो हमने गवर्नमेंट को चुन लिया ताकि वो हमारा काम हमारे लिए कर दे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास आ गई बहुत ज़्यादा पावर, और ये जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब, कि गवर्नमेंट भूल चुकी है कि सिटीजन्स ने ही उनको पावर दी है, और सिटीजन्स पावरलेस फील करते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेटली आज की बात नहीं है। जब से इंडिया में डेमोक्रेसी है तब से लेके आज तक जो सिटीजन्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली पावरलेस फील करते हैं। हम फील करते हैं कि हमारे पास हमारी कोई सुन नहीं रहा, जबकि हमारी सुनने के लिए ही हमने गवर्नमेंट को क्या करा था, अपॉइंट करा था। तो मतलब ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है गवर्नमेंट के पास। ये प्रॉब्लम है, सिटीजन्स के पास इतनी पावर नहीं रही कि वो इन गवर्नमेंट को क्या करे, कंट्रोल में रख पाए। सो ऊपर से जो इलेक्शंस हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण, क्योंकि इलेक्शन कराने में इतनी कॉस्ट होती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपनी मसल और मनी पावर को यूज़ करके इलेक्शन जीतती हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मनी, वो जीत भी जाती है, चाहे वो सही हो या नहीं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में जो पब्लिक ओपिनियन है वो पॉलिसी शेप करना चाहिए। क्यों? अगेन सेम चीज़, सिटीजन्स का काम करने के लिए जब गवर्नमेंट को रखा है, तो गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो सिटीजन्स क्या सोचते हैं ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेगी, कोई भी पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करेगी, उसके पहले उनको सोचना चाहिए कि क्या सिटीजन्स सोचते हैं। सिटीजन्स का भी ओपिनियन उनको मांगना चाहिए। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। मतलब कोई भी लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस करने से पहले उनको क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए आम लोगों से। और इसीलिए 2014 में आई थी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या था, ये बताया गया था कि कम से कम 30 दिन का पीरियड लेना चाहिए जहां पे पब्लिक का फीडबैक लिया जाए, और ये तब से मैंडेटरी कर दिया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते तो वहां पे आपसे येस और नो वाले क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये ठीक सही है, क्या इसमें ये प्रोविजन सही है या नहीं है। ओपिनियन नहीं लिए कि लोग क्या सोचते हैं, वो डायलॉग बॉक्स वहां पे मिसिंग था। ठीक है, तो इससे क्या है, जो कंसल्टेशन है वो शायद नहीं हो पाई यहाँ पे प्रॉपर। ये ऑथर जो है वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि सेंट्रलाइजेशन, वन नेशन वन इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस फेडरलिज्म। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ सेंटर में सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इवन दो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फेडरल तो है लेकिन वो थोड़ा सा यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है, मतलब उसमें सेंटर को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बनाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स एकदम वीक है। तो आप स्टेट्स को ऐसे बच्चों जैसे ट्रीट नहीं कर सकते कि पापा यहाँ पे चल रहे हैं तो चलो स्टेट्स आप पापा को फॉलो करो, 5 साल में आपको इलेक्शन करना है, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना ना सिर्फ 3 साल की गवर्नमेंट चलाओ, फिर बाद में आप पापा के साथ वापस अलाइन हो जाना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट्स को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता कि वो कोई रैंडम एंटिटीज हैं जिनको सेंटर के साथ अलाइन करना पड़ेगा। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, भले ही उसमें थोड़ा सा यूनिटरी बायस हो, फिर भी जो फेडरल यूनिट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, वो किसी रैंडम लॉ से नहीं बनी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन है। तो स्टेट्स की खुद की सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो बेसिक रेस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। और यहाँ पे सिंक्रनाइजेशन करने से क्या होगा, ये जो पावर है ये और ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग हो जाएगी, और इससे जो फेडरल स्पिरिट है वो उसका वायलेशन होगा। ये ऑथर का ओपिनियन है। ठीक है, और जब भी देखो, जब भी इलेक्शन होते हैं, स्पेशली जब सेंटर के इलेक्शन होंगे, तब आप नेशनल इश्यूज़ की बात करते हो। जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तब आप रीजनल स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़ की बात करते हो। लेकिन जब दोनों के इलेक्शन एक ही साथ होंगे तब बहुत डिफिकल्ट होगा स्टेट इश्यूज़ को नेशनल इश्यूज़ के ऊपर रखना। तो बातें मेनली नेशनल इश्यूज़ पे होगी, तो जो स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़ है वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ओवरशैडो हो जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में हमने देखा सिर्फ 10 दिन दिए गए, तो कंसल्टेशन की कमी रही। ऐसा लग रहा है कि इस रिफॉर्म को रश करा जा रहा है, जल्दी जल्दी लाया जा रहा है। तो इससे जो है डेमोक्रेटिक जो इंक्लूसिविटी दिखनी चाहिए थी वो शायद नहीं दिख रही। अगेन ये सारी चीज़ें ऑथर का पर्सनल ओपिनियन है। देन जो इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी फ्रीक्वेंट इलेक्शन से। जैसे अगर बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सारी बड़ी पार्टीज नेशनल इलेक्शन भी लड़ती है और स्टेट इलेक्शन भी लड़ती है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2024 में नेशनल इलेक्शन लड़ लिया, अब मान लेते हैं वो गवर्नमेंट में आ गए, तो 25 में, 26 में, 27 में, 28 में
यहाँ पे हर टाइम क्या होगा, स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के इंडिया में इलेक्शंस चलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो सपोज 24 में जो पार्टी पावर में आई है, हाइपोथेटिकली सिटीजन्स को वो पसंद नहीं है, तो 25 में जो स्टेट इलेक्शन है उसमें उस पार्टी को हरा देंगे, या 26 में जो स्टेट इलेक्शन है अगर वहाँ पे उनको वो पार्टी पसंद है तो उनको वो जिता देंगे। सो द थिंग इज कि इस रेगुलर इलेक्शन के कारण जो कंसिस्टेंटली जो इलेक्शंस होते रहते हैं उनके कारण जो लोग हैं वो अपना ओपिनियन 5 साल के पहले ही जता सकते हैं और अपनी या तो पसंद या नापसंद को वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है जो अभी सिस्टम चल रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इसमें फंडामेंटल्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमें दी। इसमें हमने ये भी देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं और उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किसी भी डेमोक्रेसी में होना तो वही चाहिए कि जो सिटीजन्स चाहें। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिटीजन से कंसल्टेशन करो, उनको समझाओ, उनसे बातचीत करो और उनके ओपिनियन भी लो, और फाइनली जब कोई डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट के अंदर लिया जाएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट एडिटोरियल, जहाँ पे बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मणिपुर में रिस्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब डिस्कस करने से पहले मणिपुर का एक बार मैप देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा मैप मिला मुझे। इसमें आपको दिख रहा है कि देखो जो मणिपुर है उसका जो साइड वाला रीजन है पूरा, ये पूरा जो बाहर वाला रीजन है, यहाँ पर आते हैं हिल्स। ठीक है, यहाँ पर है बड़े बड़े हिल्स, पहाड़ियाँ यहाँ पे। ठीक है, देन ये जो बीच वाला मिडल में रीजन रह गया, ये यहाँ पे इम्फाल रिवर, जो यहाँ से बेसिकली इम्फाल रिवर गुजरती है। वो इम्फाल एक सिटी भी है, तो यहाँ पे एक रिवर जाती है जो अपना मतलब इस रिवर से होके इस पर्टिकुलर सिटी के पास से होके गुजरती है। तो यहाँ पे वैली है एक, और यहाँ पे थोड़े से प्लेन्स है, मतलब जो एरिया है वो इतना हिली नहीं है। तो इस मिडिल वाले एरिया में रहते हैं मेती लोग, जो आपको इस मैप में भी दिख रहा है, जो ये येलो पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 50% पॉपुलेशन ओवरऑल मणिपुर की मेती है, एंड ये इस वैली में रहते हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न हिल रीजन है, ये जो नॉर्थ वाला हिल रीजन है, यहाँ पे रहते हैं नागा ट्राइब्स। ठीक है, और जो साउथ वाला हिल रीजन है, यहाँ पे रहते हैं कुकी ट्राइब्स, जिसको आप कुकी या फिर जो ये भी नाम आपने सुना होगा, या जोमी सुना होगा। ठीक है, तो कुकी जोमी ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं साउथ में। नॉर्दर्न हिल्स में रहते हैं नागा ट्राइब्स, और बीच में वैली रीजन में रहते हैं मेती पीपल, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो मणिपुर के अंदर जो नॉर्थ में रहने वाले नागा ट्राइब्स हैं, साउथ हिल्स में मतलब नॉर्थ हिल्स में रहने वाले नागा ट्राइब्स, साउथ हिल्स में रहने वाले कुकी ट्राइब्स, इनको एसटी या शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। मेतीस को अभी तक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला, और यहाँ पे यही डिस्कशन चल रहा था कि क्या मेतीस को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। इस डिस्कशन के कारण बहुत ज़्यादा एथनिक वायलेंस होता है, जहाँ पे जो मेतीस हैं उनको टारगेट करा जाता है। फिर जो कुकीज़ हैं, जो ये साउथ हिल में रहते हैं, इनको भी टारगेट करा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एथनिक वायलेंस होता है, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो मेतीज हैं और कुकीज़ हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। फाइन, क्योंकि कुकीज़ नहीं चाहते कि मेतीज को एसटी का स्टेटस मिले, और मेतीज चाहते हैं कि ऐसा हो। बाय द वे सिर्फ यही इशू नहीं है, यहाँ पे हिस्टोरिकली बहुत बड़ा इशू भी है, जो कि कभी स्टैटिक में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो नागा ट्राइब्स हैं जो नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा एरिया नागा ट्राइब्स के अंदर है, नागा ट्राइब्स जो आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें जो वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे मेटीज और कुकीज एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे नागा ट्राइब्स इतने इन्वॉल्व नहीं हैं। इवन दो वो क्या कर रहे हैं, कुकीज को सपोर्ट करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि ऑब्वियसली नागास को भी एसटी स्टेटस मिला हुआ है, और वो नहीं चाहते कि मेटीज को एसटी स्टेटस मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुकीज मणिपुर में कहाँ रहते हैं, मेटीज कहाँ रहते हैं, और नागा ट्राइब्स कहाँ रहते हैं। और नागा ट्राइब्स नॉर्थ में क्यों रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ में नागालैंड भी है, नॉर्थ में ही नागालैंड का स्टेट भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी नागा ट्राइब्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें मेती और कुकीज़ के बीच में एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं। बहुत ही कम नागा ट्राइब्स हैं जो कि इस एथनिक क्लैशेस में इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर नागा ट्राइब्स इन क्लैशेस में इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन वो कुकीज़ को थोड़ा फेवर कर रहे हैं। तो ये बेसिक अभी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ये आपको थोड़ा आइडिया इस पर्टिकुलर मैप से चल जाता है। फिर ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत ही स्लो रिएक्ट करा है इस पर्टिकुलर एथनिक वायलेंस पर, और जब से मई 3 से 2023 से ये वायलेंस चल रहा है, अब तक वो चले जा रहा है, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिर्फ बहुत ही कम हियरिंग करी है, और चीज़ों को समझाया नहीं, चीज़ों को मैनेज करने की ज़्यादा सरकार पे प्रेशर भी नहीं बनाया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल इस पूरे इशू से धीरे धीरे हटता जा रहा है। क्योंकि जो दो कम्युनिटीज़ रहती है, जैसे मेटीज़
यहाँ पे रहती है, नीचे कुकी रहती है। इनके बीच में एक मिलिटराइज्ड बफर ज़ोन बना दिया गया है कि कोई यहाँ नहीं आ सकता, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मेइती की साइड भी और कुकी की साइड भी, इन्होंने कंट्रोल ले लिया है। तो ग्राउंड पे आपको पुलिस नहीं दिख रही इन रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स के, वो कंट्रोल करे हुए हैं उन्होंने। और यहाँ पे एथनो कल्चरल ओथ्स दिलाई जा रही है इन मिलिटेंट ग्रुप्स द्वारा। सो यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ पे एथनिक क्लैशेस के चांसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो ओवरऑल मिलिटेंट्स हैं और जो इंसर्जेंट्स हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है दोनों साइड से। यहाँ पे 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बैठी थी और एक गीता मित्तल कमेटी भी बनी थी, बट उसका भी अब तक कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आया। ये आपको नाम पता होना चाहिए, गीता मित्तल कमेटी, जो कि मणिपुर वायलेंस के लिए बनी थी। ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। और 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई थी। अब देखो, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स है, ये कोई भी बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी बना सकती है, हाई कोर्ट भी बना सकता है, कोई जो गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है, कोई सिविल सर्वेंट भी बना सकता है। तो मतलब ये कोई भी एक टीम बनाई जाए जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको आप एसआईटी बोल सकते हो, ठीक है? नवंबर तक आते आते सिर्फ और सिर्फ 6% जो केसेस हैं, मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा एथनिक वायलेंस हो रहा है तो बहुत सारी एफआईआर्स वगैरह भी फाइल हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ 6% केसेस पर कोई चार्जशीट बनी है, वरना नहीं बनी। तो मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो काफ़ी स्लो रिएक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे जुडिशियल मेजर्स क्या क्या सजेस्ट करे हैं, इन्होंने बोला है कि एक तो फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पर भी जो एसआईटीज हैं या जो लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, शायद वहाँ पे भी वो बायस दिखा सके। तो यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं, फेयर होने के लिए इन ट्रायल्स को मणिपुर के बाहर करा जाए। दूसरी चीज़, एसआईटी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अपनी अपडेट्स लोगों के फैमिलीज को, जो विक्टिम्स हैं इस क्लैश के, उनके विक्टिम्स की फैमिलीज को रेगुलरली देते जाएं। और एक बाय पार्टिसन कमीशन यहाँ पे बने, जो किसी का भी फेवर ना करे और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बॉडी के जैसे वो काम करे। तो ये कुछ सजेशंस है जो कि ऑथर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप ये एक एडिटोरियल यहाँ पे आया है, जहाँ पे बात बेसिकली यही की जा रही है कि इंडिया के अंदर जजेस को अकाउंटेबल कैसे ठहराएं। अभी रिसेंटली एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, तो उसके ऊपर ये उसी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है। बट द थिंग इज़ कि हमारे लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एक्चुअली हुआ क्या। तो जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि जजेस को कैसे आपको पनिश करना है अगर आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं करा। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जजेस को आप हटा सकते हो, और उसमें वो भी बता रखी है कि किस किस सिनेरियो में हटा सकते हो। जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी हो, मतलब ये प्रूव हो जाए कि जजेस ने या किसी जज ने मिसबिहेवियर किया है या वो नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए कैपेसिटी नहीं है उनके पास, इन केसेस में ही आप जजेस को इम्पीच कर सकते हो या हटा सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं करा है कि मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी का मतलब क्या है। अब इन चीज़ों के लिए और जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है ना, जो प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। इन चीज़ों पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आप जजेस को हटा सकते हो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी पर, लेकिन इनकी डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जजेस को हटाने के लिए, वो प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। उस प्रोसेस को बताने के लिए एक एक्ट आया था 1968 में, जजेस इंक्वायरी एक्ट। ये एक्ट बताता है कि प्रोसीजर क्या रहेगा किसी भी जज को हटाने का या इम्पीच करने का। इसमें क्या है, एक कमिटी बनाई जाएगी जब इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा या राज्यसभा में चालू होता है। तो एक इम्पीचमेंट मोशन चालू होगा लोकसभा या राज्यसभा में, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी देखेगी कि ये जो जजेस हैं, क्या इनके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे हैं क्या ये सही है या नहीं है। अगर सही दिखते हैं तो फिर क्या होता है, इम्पीचमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो चालू हो जाता है। अब हिस्टोरिकली क्या ऐसे कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे जजेस को इम्पीच करने की जरूरत पड़ी। देखो, एक जस्टिस वी रामास्वामी थे, इनके अगेंस्ट करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कुछ एक्यूजेशंस थे। बट यहाँ पे ये मोशन चालू होता है लेकिन ये पास नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप यहाँ पे आगे पता चलेगा ये पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है जजेस के इम्पीचमेंट का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है, इसलिए ये जो मोशन है पास नहीं होता है। देन जस्टिस सौमित्र सेन के अगेंस्ट भी ऐसे कुछ एलिगेशन लगते हैं, और फिर जो कमेटी यहाँ पे बैठती है ये बताती है कि हाँ, इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है फंड का, मतलब इन्होंने जो पैसे हैं उनको गलत तरीके से यूज़ करा है, ये प्रूव कर दिया इस कमेटी ने।
तो अब क्या है, इनके अगेंस्ट वोटिंग होना चालू होता पार्लियामेंट में, उसके पहले ही इन्होंने रिजाइन कर लिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो इनको भी इम्पीच नहीं करा गया, क्योंकि इम्पीच होने से पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑथर है वो यही बोल रहे हैं कि ये कुछ इश्यूज हैं कि आप जजेस को ढंग से इम्पीच नहीं कर पा रहे। वो कारण ये है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर ये लिखा है कि प्रूव्ड मिसकंडक्ट हो तो क्या है, इम्पीचमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस चाहिए पार्लियामेंट के। और 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस अचीव करना एक जज को हटाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है बाद में। ठीक है। इसलिए आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, और जो जज इम्पीच शायद हो भी जाता, वो इम्पीचमेंट के पहले रिजाइन कर देता है, तो टेक्निकली आप मान नहीं सकते कि वो इम्पीच हुए हैं। फाइन। क्रिटिक्स ने बोला है कि ये जो हाई थ्रेशोल्ड है ना, 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस, ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये नंबर थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि इम्पीचमेंट का डर जजेस को थोड़ा सा रहे, ये ऑथर बोल रहे हैं। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जहां पे जुडिशरी को क्या करना चाहिए, खुद का ही, अब यहाँ पे क्या है, इम्पीचमेंट कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है, लेकिन ऑथर बोल रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर भी ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जहां पे वो इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क बनाए, ताकि जजेस की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। क्योंकि अभी फिलहाल जजेस को एक ही डर है कि उनका इम्पीचमेंट ना हो जाए, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना डिफिकल्ट है कि टेक्निकली ये जो एक डर था जजेस के पास, अब वो भी नहीं है। लेकिन जुडिशरी को खुद के अंदर ही ऐसा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा ताकि वो खुद ही अपने आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। एंड यहाँ पे पीरियोडिक इवेल्युएशन जजेस के होने चाहिए, ताकि जुडिशल जो बिहेवियर है जजेस का, वो इवेल्युएट करा जाए टाइम टू टाइम, और जो भी फ्यूचर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होंगे उनका जो प्रोसीजर है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कि इसी जज को आपने क्यों सेलेक्ट करा हाई कोर्ट में आने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, उसके लिए पूरे रीजन देने चाहिए, दूसरे जजेस को क्यों नहीं सपोर्ट करा, तो वो सारे रीजंस बाहर डिस्प्ले होने चाहिए। ये ऑथर का एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है, तो काफ़ी रीजनेबल है। इन आर्ग्यूमेंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि मेंस के अंदर आप इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके अपने आंसर्स को कंक्लूड करते हो। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ, फ्रॉम जेमिनाई टू लामा, हाउ एआई टाइटन्स शेप द इंडस्ट्री। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन्ड है, ये एक ही चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको कुछ टेक्नोलॉजी का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। ऐसे हर साल क्वेश्चन आता है, एक एक ना एक तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे वो कोई आपको रैंडम नाम दे देंगे, यहाँ पे मिस्ट्राल और क्लॉड लिख देंगे, पूछेंगे ये मिस्ट्राल और क्लॉड क्या है। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो आप प्रीलिम्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। दूसरी चीज, एआई से रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन आता है, तब इनको आप एज एन एग्जांपल भी वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बार्ड किसने बनाया या जेमिनाई किसने बनाया, तो ये गूगल ने बनाया। तो द थिंग इज, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एआई मॉडल्स में क्या होता है, एआई मॉडल्स में जो हमारे दिमाग में ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। जिस तरह से, जैसे अभी मैं इमेजिन करना चाहता हूँ कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है जिसका कलर ग्रीन है, और लेट अस से उसका जो फेस है वो एक डॉग जैसा है। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी अपने दिमाग में, और मैं अपने दिमाग में ये पिक्चर बना पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने एक कंप्यूटर को बोला कि आप ऐसी इमेज बनाओ, तो वो नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या बनवाना चाहता हूँ उससे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है, बहुत सारा डेंस न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, ऐसा ही डेंस न्यूरल नेटवर्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम में बनाए जाते हैं, ताकि वो भी इंसानों जैसे सोचे। और अगर आप किसी एआई मॉडल को बोलोगे ऐसी कोई इमेज बनाने की, तो वो बना देगा। फाइन। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल कंप्यूटर में और एक एआई में, क्योंकि एआई ह्यूमन जैसे सोच रहा है, वो नई चीज जनरेट कर सकता है जो आज तक थी ही नहीं, क्योंकि वो उस प्रोसेस से सोच रहा है जिस प्रोसेस से ह्यूमंस सोचते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी बनाया था, तो ये आपको आइडिया रखना है इसका। चैट जीपीटी के बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एआई का हम यूज़ करेंगे, जैसे एआई क्या करेगा, ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। तो एआई को जारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भी बढ़ेगा। ऊपर से जो कॉम्पिटेशनल कॉस्ट है, क्योंकि इतनी हैवी एल्गोरिदम को चलाने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए, बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए, तो कॉम्पिटेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है। और टैलेंट रिटेंशन इश्यूज भी ओपन एआई फेस कर रहा है, क्योंकि ओपन एआई अब उतना पैसा अपने टैलेंट को नहीं दे पा रहा जितना बाकी कंपनीज दे रही हैं। गूगल ने डेवलप करा था बार्ड, बार्ड में कुछ इश्यूज थे, तो उन्होंने बार्ड को रिप्लेस करके जेमिनाई लॉन्च करा। ये भी एक एआई मॉडल है, आपको टेक्स्ट बेस्ड आंसर देता है, इमेज भी ये डेवलप कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर जो जेमिनाई है, जेमिनाई का जो एआई बैकग्राउंड है,
उसके थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग को इन्होंने क्या करा है, पावर करा है, एआई एक्सेलरेटर्स को भी पावर करा है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इन्होंने चिप बनाई है, विलो चिप। ये आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि विलो चिप अभी न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है। ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बनी है विलो चिप, जो कि किसने बनाई है, गूगल ने। देन एआई एक्सेलरेटर कुछ ऐसा हार्डवेयर है, क्योंकि देखो जो सॉफ्टवेयर है ना एआई का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए कुछ अलग से हार्डवेयर भी चाहिए जो उस एआई के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए एआई एक्सेलरेटर क्या है, एक हार्डवेयर है जो कि एक एआई के एल्गोरिदम को सपोर्ट कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने बनाई है ट्रिलियम चिप। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रटने का काम थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एक एंथ्रोपिक एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक एआई बनाया है जिसका नाम है क्लॉड, ये आपको ध्यान रखना है। मिस्ट्राल एक और कंपनी है जिसने ओपन सोर्स एआई बनाया। ओपन सोर्स मतलब जो सबके लिए फ्री है, ये इस ओपन सोर्स का मतलब होता है। इसका नाम है मिस्ट्राल 7B। फाइन। एंड मेटा जो है फेसबुक, अगर आप अभी व्हाट्सएप चलाते हो तो आप व्हाट्सएप को खोलोगे तो यहाँ पे एक सर्कल, ब्लू सर्कल होगा, जिसके थ्रू आप मेटा एआई को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और इसका जो मॉडल है ना पीछे, वो लामा 3 नाम है उस मॉडल का। मतलब जो एआई एल्गोरिदम का मॉडल है वो लामा 3 है, भले ही उसका जो ऑन फेस नाम है वो है मेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी टेक्स्ट और इमेज सब जनरेट कर सकता है। और इस टाइप के ही थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में, एंड हैव अ गुड डे।